जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे थे। इसमें 1275 का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसमें हम 75 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। आगे जो है 76 नंबर क्वेश्चन से पूरा आज ख़त्म कर देते हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। और इसके पहले जो भी क्लास नहीं देखे हैं सभी लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है तो आपको इसी आधार पर जो है आपको आगे का भी तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। हर ग्रुप में पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो है ना, जैसे सेट ख़त्म होगा, पूरा क्लास ख़त्म होगा, वैसे ही आपको कुछ देर के बाद जो है आपको हम PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे 1 से लेकर 100 तक आपको सारा PDF मिल जाएगा। और इसके पहले जो भी हम क्लास करवाए हैं, इस सारा PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारा जो जितना हम ख़त्म करवाए हैं सारा का PDF वहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए बिहार दरोगा 1275 का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था PT का 17/12/2023 का द्वितीय पाली का जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हम 75 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आगे जो क्वेश्चन पेपर करेंगे 76 नंबर से करेंगे। तो चलिए देखिए ध्यानपूर्वक। इसके पहले वाला क्लास सभी लोग ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा यानी कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था और किस प्रकार हमको तैयारी करना चाहिए। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरू से ही क्वेश्चन बैंक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और शुरू से ही सारा ख़त्म कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है ना प्रतिपादक था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था, तो कौन होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो था। कौन था? थॉमस मुनरो। तो याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रतिपादक था कौन था? थॉमस मुनरो था। इसमें आगे कह रहा है कि थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि कह रहा है भूरास्व वसूलने के लिए 2 व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं क्या था? महलवाड़ी था। तो याद रखिएगा कि भूरास्व वसूलने के लिए जो है 2 व्यवस्थाएं था। कौन कौन था? एक रैयतवाड़ी था, एक क्या था? महलवाड़ी था। ठीक है। अब देखिए रैयतवाड़ी के बारे में क्या कह रहा है कि रैयतवाड़ी किसे कहते हैं, तो किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी किसे कहेंगे, तो किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को क्या कहेंगे? रैयतवाड़ी कहेंगे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ देगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारत की कितना % भूमि आई थी, तो 51% भूमि आई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार जो है कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन में कि कौन सा ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहली बार कहाँ लागू किया गया था और कौन लागू किया था। तो याद रखिएगा कि 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा क्या हुआ था, तो लागू किया गया था। आगे देखिए कह रहा है कि 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में जो है क्या हुआ, लागू कर दिया गया। मतलब 1792 में क्या हुआ, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का क्या किया, गवर्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 ईस्वी तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में क्या हुआ, तो लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास में कब लागू हुआ था, तो 1820 में लागू हुआ था। और बम्बई में यह व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था, 1825 में लागू हुआ था। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख जो विशेषताएं दिया हुआ है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग जो है नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी डाल देगा कि निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी व्यवस्था का कौन सा विशेषताएं नहीं है, या तो विशेषताएं हैं, इसलिए विशेषताएं कि आपको जो है ना आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए पहला विशेषता क्या था, सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। और तीसरा पॉइंट देखिए आगे का, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष के बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। तो लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष के बाद जो है पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि राजस्व के रूप में किसानों की उपज का 1/2 भाग क्या था, देना था, जो धन के रूप में देना होता था। ये किसका था, रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या था, व्यवस्था विशेषताएँ था। आगे देखिए महलवाड़ी व्यवस्था का क्या है। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, तो महल शब्द से तात्पर्य है जागीर, क्या होता है, जागीर अथवा गांव होता है। तो महल जो शब्द से तात्पर्य क्या होता है, मतलब जागीर होता है या तो गांव बोल सकते हैं। और इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबादार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि महलवाड़ी व्यवस्था जो है वर्ष 1822 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिए कि महलवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ था, तो 1822 में प्रारंभ हुआ था। और महलवाड़ी व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में क्या हुआ, तो महलवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई। इस व्यवस्था मतलब महलवाड़ी व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता बोलेगा तो कौन थे, हॉल्ट मैकेंजी थे। कौन थे, हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में क्या सामने आई। तो 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। और महलवाड़ी व्यवस्था में जो है ना, प्रारंभ में लगान उत्पादन को 2/3 भाग था। तो याद रखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि महलवाड़ी व्यवस्था में प्रारंभ में जो लगान उत्पादन करने का जो भाग था कितना था, तो 2/3 भाग था। कितना था, 2/3। और बाद में जो है ना इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50% जो है कर दिया गया। बाद में क्या कर दिया गया, 1/2 भाग मतलब 50% कर दिया गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको मानते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में जो है क्या मानते हैं, तो नागरिक सेवा का जनक मानते हैं। और इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, और जो शक्तियों के पृथक्करण पे क्या था, आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसने करा है, इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पत्ति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भूरास्व का लगभग 90% मतलब 10/11 भाग और कंपनी को तथा लगभग 10% मतलब 1/11 भाग अपने पास रखना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर जॉन शोर के बारे में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि सर जॉन शोर जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, तो सर जॉन शोर ने अपनाया था। और सर जॉन शोर का जो इसी कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। कौन लाया, तो वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया, कलकत्ता लाया। और वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो है सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है इनके मतलब वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन जेम्स अगस्त हिक्की ने किया था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत का पहला जो समाचार पत्र था कौन था, तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। दूसरा क्वेश्चन तो जेम्स अगस्त हिक्की किया था। और किसे कार्यकाल में किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया गया था। और कब किया गया था, 1780 में किया गया था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वो रिंग फेंस पॉलिसी, कभी कभी इंग्लिश में भी दिया रहता है कि रिंग फेंस पॉलिसी जो है किससे संबंधित है, तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार एक विनियामक प्राधिकरण कौन है, बताइए। कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है, तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक है। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को छाया बैंक भी कहा जाता है, और वे एक बैंक की तरह कार्य करते हैं परंतु वे पूर्णतः बैंक नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
और वे वित्तीय लेन देन से जुड़े होते हैं, परंतु पूर्णतः एक बैंक के रूप में क्या करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि बीमा कंपनियों एवं म्यूचुअल फंड, कह रहा है कि बीमा कंपनियां एवं म्यूचुअल फंड कंपनियां भी एनबीएफसी है, परंतु उनको आरबीआई नियंत्रित नहीं करती है। वे एनबीएफसीएस जिनको आरबीआई नियंत्रित करती है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला कह रहा है कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, वे एनबीएफसी जो जमा राशि नहीं प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। आगे कह रहा है कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीएस में एनबीएफसीएस जो जमा राशि प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जमा राशि ना प्राप्त करने वाले एनबीएफसीएस का आरबीआई के साथ पंजीयन तभी हो सकता है जब उसके पास अपनी पूंजी कम से कम जो है कितना, तो 100 करोड़ रुपए की हो। तो वही कह रहा है कि जमा राशि ना प्राप्त करने वाले एनबीएफसीएस का आरबीआई के साथ पंजीकरण तभी हो सकता है जब उनके पास अपनी पूंजी कम से कम कितना करोड़ रुपया की हो, तो 100 करोड़ रुपये की हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जमा राशि प्राप्त करने वाले एनबीएफसीएस को आरबीआई के साथ पंजीकरण कराने के लिए उनके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की जो है ना धन राशि होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे कह रहा है कि रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह क्या है, बताइए। कह रहा है कि रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाएं हैं। क्या है, कोशिकाएं हैं। तो रुधिर वाहिका जो कि एक एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह कोशिकाएं हैं। और रुधिर वाहिकाएं खोखले ट्यूब को एक जटिल नेटवर्क है जो पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त परिवहन करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह एंडोथेलियम कोशिकाओं से बनी एक आंतरिक परत के साथ संयोजी ऊतक और मांसपेशियों की परतों से क्या होता है, निर्मित होता है। आगे कह रहा है कि रक्त वाहिका मस्तिष्क, फेफड़ा, त्वचा के आंतरिक स्तर को एंडोथेलियम एवं हृदय की आंतरिक परत को एंडोकार्डियम कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि रक्त वाहिका मस्तिष्क, फेफड़े, त्वचा के आंतरिक स्तर को एंडोथेलियम एवं हृदय की आंतरिक परत को क्या कहेंगे, एकोकार्डियम कहेंगे। नेक्स्ट है धमनिया के बारे में। कह रहा है कि वे रुधिर नलिकाएं शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की ओर शरीर के अन्य अंगों में ले जाती है और इनकी नली मतलब ल्यूमेन पतली होती है क्योंकि इनमें कपाट नहीं होते हैं। तो कह रहा है धमनिया के बारे में कह रहा है कि ये रुधिर नलिकाएं शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की ओर शरीर के अन्य अंगों में ले जाती है और इनकी नली पतली होती है क्योंकि इनमें कपाट नहीं होते हैं, अतः इनमें रुधिर का जो है बहाव क्या होता है, तेज़ी से होता है। नेक्स्ट देखिए नसें या सिराएँ, ये क्या होता है, तो सिरा कोशिकाएं मिलकर सिरिकाओं की रचना करती है और ये रुधिर नलिकाएं या सिराएं सभी तरह के रक्त को हृदय में लाती है। इनकी भित्ति धमनी की अपेक्षा पतली होती है और धमनी की तरह सिरा लचीला नहीं होती है, अतः इसका रुधिर बाहर निकलने पे क्या होता है, सिकुड़ जाती है। और सिराओं के कपाट होते हैं जो रुधिर को हृदय की ओर जाने से क्या जाने को देती है, जाने तो देती है लेकिन पीछे लौटने तो नहीं देती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कोशिकाएं के बारे में। तो कह रहा है ये शरीर के ऊतकों के भीतर स्थित अत्यंत छोटी वाहिकाएं होती है। तो कह रहा है कोशिकाएं जो है, कह रहा है कि ये शरीर के ऊतकों के भीतर स्थित अत्यंत छोटी वाहिकाएं होती है जो रक्त को धमनियों से सिराओं तक पहुंचाती है एवं ऊतक को एवं कोशिकाओं के बीच द्रव एवं गैसों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है आलिंद। आलिंद क्या है, तो हृदय बच्छ गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच अवस्थित रहता है। जो आलिंद है वो हृदय बच्छ गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच क्या होता है, अवस्थित रहता है और यह एक त्रिकोणा संरचना है जो एक दोहरी झिल्ली से ढकी होती है जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके आधार ऊपर की ओर चौड़ा भाग है जिसे दाहिना आलिंद तथा बायां आलिंद के रूप में जानते हैं। दोनों आलिंदों के बीच अंतरा आलिंद जो है ना भित्ति पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दाहिने आलिंद में अग्रम हासीरा तथा पश्म हासीरा खुलता है और दाहिने निलय से दाहिने आलिंद निलय से रंध्र के संबंध में रहता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि आलिंद का जो कार्य होता है वो क्या है, तो मनुष्य के हृदय में 4 वेसम मतलब चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं और चारों चैम्बर में मतलब चारों वेसम 2 खंड विभाजित होता है। बाएं आलिंद में प्लामोनरी सिराएँ खुलती है
जो फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है, और बाएं अलिंद में पल्मोनरी सिरा द्वारा एकत्रित होती है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, उस प्रकार दाहिने अलिंद में अशुद्ध रक्त और बाएं अलिंद में जो है ना शुद्ध रक्त एकत्रित होता है। तो याद रखिएगा, उस प्रकार जो है ना दाहिने अलिंद में क्या होता है, अशुद्ध होता है, दाहिने में अशुद्ध होता है और बाएं में क्या होता है, शुद्ध रक्त एकत्रित होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, बताइए। डीआरडीओ का जो सर्वत्र है क्या है, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। क्या है, मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। तो कह रहा है कि डीआरडीओ का सर्वत्र मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली की सुविधा है। सर्वत्र क्या है, तो अत्याधुनिक प्रणाली 8x8 टाटा वाहन पर बनाई गई है। यह 100 मिनट के भीतर 15 मिनट के चरणों में 75 मीटर तक की गीली या सूखी बाधाओं से निपटने के लिए सभी प्रकार के सैन्य यातायात के लिए बहुमुखी ब्रिजिंग समाधान प्रदान करता है। इसका उपयोग बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन पुल के रूप में जो है ना किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन तो हमेशा जो है ना आपको कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है, तो कौन सा इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है, ये सब क्वेश्चन तो आपको पूछेगा, इसलिए ये सब आपको करंट में बहुत ज़रूरी है आपको हर वो टॉपिक याद करना। तो कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसलिए बोल रहे हैं ना कि आप लोग बिहार द्रोह का जो होमवर्क बैच सीरीज स्टार्ट हुआ है उसमें आप सभी लोग जुड़ करके अपना तैयारी को अच्छे से और मजबूत कीजिए। और इसका आज जो है ना, आज आपको आपका सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। आज से जो है सेकेंड बैच का जो है एडमिशन स्टार्ट होगा, मतलब 2-3 दिन एडमिशन होगा, उसके बाद जो है आपका बैच पूरी तरह से जो है ना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपको कौन कौन बुक चलेगा आप उसमें दिया हुआ है, सारा जितना भी बुक आपको दिखेगा उस फोटो में आप देख लीजिएगा, सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप वहाँ पे जो आपको जो भी पूछना होगा, जिनको भी एडमिशन लेना होगा, आप सारा कुछ दिया रहेगा, आप एडमिशन ले सकते हैं। और जिनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे आईडी दिया रहेगा, आप मैसेज भी कर सकते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। जिनको भी एडमिशन लेना है आप जल्द ही एडमिशन ले लीजिएगा। आज जो है सारा डिटेल डाल दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस बार जो है ना अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपका हर हाल में जो है ना सिलेक्शन होगा। और ज़्यादा जो है ना आपको बता रहे हैं कि आपको हर एक टीचर से आपको सुनने को मिलता होगा, क्योंकि यूट्यूब क्या है ना भटकाऊ चीज़ है। जिसको मतलब हम बता रहे हैं, जिसको सिलेक्शन कई बार भी नहीं हुआ है, कभी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है या तो रिजल्ट नहीं दिया होगा, उसका जो है ना एक तरह से मतलब आजकल यूट्यूब पे आकर के इस तरह से कर रहा है। मतलब तो इसलिए जो है ना कम एकदम सेलेक्टेड रहिए और कम में एकदम जितना होता है ना कि एकदम कभी ये वीडियो देख लिए कभी वो वीडियो देख लिए, ऐसे बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि समय ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिनको भी फॉलो कीजिए, ज़रूरी नहीं कि हम ही को फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे, आपको अच्छे से हम याद करवाते हैं, आपको अच्छे से हम रिवीजन करवाते हैं, तब आप मेरा क्लास को देखिए। और मेरा क्लास जो यूट्यूब पे जितना भी आता है सारा रिवीजन के पर्पस पे आता है कि सारा क्लास आपको अच्छे से रिवीजन हो और आपको हर वो टॉपिक से आपको रूबरू करवाएं और आपको हर वो क्लास में जो है ना क्वेश्चन को याद करवाएं। यही चीज़ होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको जिनको भी अच्छा लगता है वो सभी लोग मेरा क्लास को फॉलो करते हैं, सभी लोग देखते हैं, तभी इतने लोग जो है टोटल जो है 10-12 हज़ार लोग सभी मेरे से जुड़े हुए हैं। तो जितना होता है ना हम उतना देने की कोशिश करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि बस कम फी में जो है ना आपको सारा बुक का फ़ोटो देख लिया, कम फी में एक तरह से नाम मात्र का फ़ी बस सिर्फ होता है ना कि मेहनत करने का, जो स्कैन करके डालना, जो डालेंगे मतलब इस तरह से करवाना। बाकी आपका एक जो है प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप में मिलते रहेगा। आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्योंकि सप्ताह में आपको 2-3 प्रैक्टिस सेट ज़रूरी लगाना ऑफलाइन, क्योंकि आपका दरोगा का एग्ज़ाम ऑफलाइन है। इसलिए आपको दरोगा का जो है ना सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो टेलीग्राम चैनल पे जो टेस्ट हो रहा है, 4 टेस्ट हो रहा है, कभी इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण कभी कभी टेस्ट जो है मतलब नहीं हो पाता है, लेकिन आपका 4 टेस्ट रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। और जो टेस्ट ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। नंबर 1 टेस्ट ग्रुप का लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वही जितना टेस्ट हो रहा है वो टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, और बाकी आपको जो भी बैच में जोड़ेंगे उनके लिए एक बुक से और क्लास का जो मतलब टेस्ट होता है उससे भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आपको टेस्ट लगाना है, उसके बाद उस क्लास को जो है उसी प्रैक्टिस सेट को आपको यूट्यूब पे रिवीजन करवा के जो है आपको याद करवाएंगे। आप अच्छे से जो है आंसर भी मिला लीजिएगा
और बाकी डिटेल के साथ वहाँ पे PDF आपको ग्रुप में दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका जो सारा अच्छे से बिल्कुल कवर होगा। जो भी मार्केट में बुक आएगा प्रैक्टिस सेट का आपको उस बैच में करवाया जाएगा। आपका जो है ना एक भी बुक आपको मार्केट से नहीं लाना पड़ेगा प्रैक्टिस सेट का। इसलिए सभी लोग जिनको भी ज्वाइन करना है, सभी लोग होमवर्क सीरीज बैच 2 आ रहा है बिहार दरोगा का, जल्दी ही आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि वो बैच भी जल्दी ही स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हमको ये नहीं है ना कि 10 दिन हम लगातार एडमिशन ही लेते रहें उसके बाद आप स्टार्ट करें। इसलिए जिनको भी एडमिशन लेना है सभी लोग एडमिशन ले लीजिएगा, बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा। और घटनाचक्र की एक बार बुक अच्छे से पढ़ ही लीजिए। बहुत एक होता है ना कि पछताने से अच्छा कि नहीं, एक बार वो काम कर ही लेने में फ़ायदा है, कि लगेगा नहीं कि ये मतलब अंदर से नहीं लगेगा कि हाँ घटनाचक्र हम एक बार बुक लास्ट समय में रिवीजन नहीं किए थे। इसलिए 2024 का एडिशन का सारा बुक है, इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी उसमें करेंट का भी जो है ना PDF जो भी मतलब अभी तो एरुटेरिया का बुक आया उसको भी आपका उसमें करवा देंगे। बाकी उस बैच में आपको PDF भी मिलेगा, टारगेट वाइज डेली PDF मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट करना है। बाकी जो टेलीग्राम पे टेस्ट हो रहा है वो आपका जो 4 टेस्ट हो रहा है वही टेस्ट आपका होगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो बिहार दरोगा का टारगेट होमवर्क सीरीज बैच आ रहा है। चलिए आगे देखिए। तो याद रखिए ना कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ना किसके द्वारा जारी की जाती है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाती है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो है 1971 में जिनेवा के द्वारा स्विट्जरलैंड में किया गया था। तो विश्व आर्थिक मंच जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। और WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक क्षेत्रीय और उद्योग की जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापक राजनीतिक शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए पहला क्या है, तो मतलब जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट होता है कौन कौन होता है, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट एक कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट है वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट एक कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट जारी करता है। ये सब जितने भी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। कौन कौन, तो ETI और क्या है तो GCR मतलब वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट ग्लोबल IT रिपोर्ट और वैश्विक लैंगिक अंतराल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये सभी जो है रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे कर ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किससे है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C दूध उत्पादन से है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति कह रहा है कि संबंध डेयरी क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना जाता है और 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारत जो है ना विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है हर साल 26 नवंबर को पूरे देश में जो है ना मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बोलेगा तो 26 नवंबर और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बोलेगा तो 1 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति परास है कितना, बताइए। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति परास कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होगा। तो मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की जो परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो कह रहा है कि मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और ध्वनि तरंगे क्या है, तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है और यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगों की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए पहला पॉइंट का अपशब्द तरंगे इंफ्रासोनिक वेव क्या है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाले तरंगों के क्या कहते हैं, आप श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो श्रव्य तरंगे किसे कहेंगे, तो 20 हर्ट्ज से जो नीचे आवृत्ति वाले तरंग रहेगा उसको क्या कहेंगे, श्रव्य तरंगे कहेंगे। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। इनका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है तथा ज्वालामुखी भूस्खलन
उल्कापिंडों इत्यादि की अपस्रव तरंगें उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है स्रव तरंगें, एक ऑडिबल वेव। इसमें क्या है कर रहा है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले तरंगों के स्रव तरंगे कहते हैं। इसे मनुष्य क्या करता है, सुन सकता है। तो याद रखिए कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को क्या कहते हैं, स्रव तरंगे कहते हैं। इसको क्या करता है, मनुष्य सुन सकता है। नेक्स्ट है प्रस्रव तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। तो 20,000 हर्ट्ज से जो है ना 20,000 हर्ट्ज से लेके 20 आवृत्ति वाले, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहेंगे, प्रस्रव तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्यों के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इसे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कौन से तरंगे, प्रस्रव तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रस्रव तरंगों को गोल्टन सिटी मतलब साइलेंट व्हीसिल द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है गोल्टन की सीटी का प्रयोग कुत्तों के परीक्षण में किया जाता है। तो याद रखिए कि गोल्टन की सीटी का प्रयोग किसके परीक्षण में करते हैं, तो कुत्तों के परीक्षण में किया जाता है। इसकी आवृत्ति तथा ऊर्जा अधिक होती है, जबकि तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, और छोटी तरंगदैर्घ्य के कारण इसे पतले किरणपुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रस्रव तरंगों का प्रयोग कहाँ करते हैं, अनुप्रयोग कहाँ करते हैं, तो समुद्र की गहराई का पता लगाने में जो है ना सोनार उपकरण में किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रस्रव तरंगों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों से धूल हटाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रस्रव तरंगों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड मशीनों, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि में किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रस्रव तरंगे का प्रयोग करते हैं। कीड़ों को नष्ट करने में प्रस्रव तरंगे का प्रयोग करते हैं। छिपी वस्तुओं को खोजने में प्रस्रव तरंगे का प्रयोग करते हैं। स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में प्रस्रव तरंगे का प्रयोग करते हैं। और द्रव को गर्म करने के लिए जो है ना इसमें क्या करते हैं, प्रस्रव तरंगे का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे देखिए, 83 नंबर मई तक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना, तो 6%। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वरोधी दवा क्या है, बताइए। कह रहा है कि सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वरोधी दवा कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामोल है। क्या है, पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल सबसे जो है अधिक प्रयोग की जाने वाली ज्वरोधी दवा है। पेनिसिलिन या एस्पिरिन भी ज्वरोधी या पीड़ाहारी है, जबकि सैलिसिक एसिड का एक पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि औषध मतलब ड्रग्स कम अनुद्रव्यमान जो है ना 100 से क्या है 500 यू की रसायन होती है। जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाली प्रोटीनों को एंजाइम कहते हैं तथा प्रोटीन की संचार व्यवस्था को निर्णायक होते हैं, उन्हें ग्राही कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाली प्रोटीनों को एंजाइम कहते हैं तथा जो प्रोटीन संचार व्यवस्था में निर्णायक होते हैं उन्हें ग्राही कहते हैं। नेक्स्ट है प्रति अम्ल मतलब एंटासिड। प्रति अम्ल क्या है, तो ये पेट में अति अम्लता के उपचार में प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रति अम्ल जो होता है ये पेट में अति अम्लता के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। अम्लता का उपचार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जा सकता है। तो अम्लता का उपचार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है हिस्टामिन नामक रसायन आमाशय में पेप्सिन के निकलने को उत्प्रेरित करता है। इस अनुक्रिया को रोकने के लिए प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में क्या है, सिमेटिडीन है और रेनिटिडीन है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिहिस्टामिन क्या है, तो कह रहा है उदाहरण में ब्रोमफेनारमीन मतलब डाइमेटेप और टरफेडानिन प्लस सेल्डेन एक क्या है, तो इसका जो है उदाहरण है। हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है जो श्वसन नलिकाओं और आहार नली की चिकन पेशियों को संकुचित करती है तथा दूसरी पेशियों की दीवारों को नरम करती है। और जुकाम एलर्जी के लिए भी क्या होता है, हिस्टामिन क्या उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा कि हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है जो श्वसन नालिकाओं और आहार नली की चिकन पेशियों को संकुचित करती है तथा दूसरी पेशियों को दीवारों को नरम करती है। और जुकाम एलर्जी के लिए हिस्टामिन उत्तरदायी होती है। इन सभी के उपचार में एंटी हिस्टामिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट कह रहा है तंत्रिका सक्रिय औषध न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। नेक्स्ट देखिए पॉइंट में कह रहा है प्रशांतक। ये क्या है, तो प्रशांतक तथा पीड़ाहारी या ज्वरोधी ट्रांसक्यूलाइजर्स कह रहा है प्रशांतक तथा पीड़ाहारी तथा ज्वरोधी जो एनालग्लेसिस तंत्रिकीय सक्रिय औषध है।
प्रशांतक तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में उपयोगी होता ही है। तो कह रहा है कि प्रशांतक तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में उपयोगी होती है। और प्रशांतक का उदाहरण क्या है, तो इप्रोनाइजिड या फिनिलिजीन प्रति अवसादक, क्लोरडाइजेपोक्साइड और मेप्रोबमेट तनाव दूर करने के लिए अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक है। क्या है, इक्वाइनिल अवसाद व अति तनाव में नियंत्रण के लिए होता है। नेक्स्ट है बर्बिट्यूरेट, जैसे बेरोनॉल, एमिटल, न्यूबुटल, अल्यूमिनल और सेकोनल क्या है, निद्राजनक है। अपेलियम या सेरोटोनिन क्या है, तो पीड़ाहारी ज्वरोधी दर्द निवारक होते हैं। अब पीड़ाहारी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है, देखिए पीड़ाहारी कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्वावक पीड़ाहारी, एक होता है स्वावक पीड़ाहारी, मतलब नॉन नार्कोटिक, एक होता है नार्कोटिक। उदाहरण में क्या है, एस्प्रिन तथा पैरासीटामोल क्या है, तो पीड़ाहारी है। अस्वापक मतलब क्या है, उदाहरण में मार्फिन, हेरोइन, कोडीन इत्यादि है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि प्रति सूक्ष्म जैविक क्या होता है, एंटी माइक्रोवाइकल्स की देखिए क्या है, तो कह रहा है इसमें प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, प्रतिरोधी तथा संक्रमणहारी औषध वर्ग के आते हैं। प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक्स के उदाहरण है सेल्वसर है, सिफिलिस के इलाज के लिए पॉल एलिस द्वारा खोजा गया था। और प्रोंटोसील है, सल्फोनिलेमाइड है, सल्फापिरिडीन है, एजोरंजक है, और पेनिसिलिन, इम्यूनोग्लाइकोसाइड तथा ऑफ्लोक्लासिन जीवाणुनाशी है। और नेक्स्ट करें एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन तथा क्लोरोफेनोकॉल और जीवाणु निरोध है। और देखिए आठवां क्या है, तो बैंकोमाइसिन और ऑफ्लोकाइसिन है, और डीसी डाइजीरिन है। चलिए ये सब क्या है, उदाहरण है। आगे देख रहा है कि भारत में पेनिसिलिन का उत्पादन पिंपरी में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र में होता है। क्लोरोरैम्पे को टाइफाइड, पेचिस, तीव्र ज्वर, कुछ मूत्र संक्रमणों, मेनिंजाइटिस तथा निमोनिया में खिलाया जाता है। डीसी डाइजेडरिन कैंसर कोशिकाओं के कुछ प्रतिभेदों के प्रति अभिशालु माना जाता है। आगे कह रहा है कि प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक को सजीव उत्तक जैसे घाव, चो, अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। प्रतिरोधी के उदाहरण क्या क्या है, मतलब एंटीसेप्टिक के, तो प्यूरासिन है, सेफ्रोमाइसिन है, डेटॉल है, क्लोरोजाइनॉल है तथा टर्पिनॉल है, और बाइथोनॉल है, आयोडीन है। विसंक्रामी का प्रयोग निर्जीव जो है ना, कह रहा है कि यहाँ पे जो है प्रतिरोधी का इस 5 क्या उदाहरण था। और आगे कह रहा है कि विसंक्रामी का प्रयोग जो है निर्जीव वस्तुओं जैसे नलियों, फर्शों और यंत्रों इत्यादि में किया जाता है। किसका, विसंक्रामी का, मतलब डीसी फेंटेक्स। आगे कह रहा है कि 5वां प्रतिजन क्षमता औषध, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ये क्या है, तो कह रहा है ये संश्लिष्ट एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, और ये दोनों ही यौगिक हार्मोन होते हैं। उदाहरण में क्या है, तो नॉरएथिड्रोन तथा एथाइनिल एस्ट्राइडोनॉल, मतलब नोव एस्ट्रॉल है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन है ना, इसका डिटेल देख के दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको जो है ना एक तरह से माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बताइए क्या होगा। ये सब क्वेश्चन जो भी ऊपर किए ना, ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि मतलब ऐसा पूरा जो है ना क्वेश्चन आपको इजी प्रकार के पूछा है। जैसे पूछा था ना कि हाँ दर्द निवारक इसमें कौन सी दवा है, तो इसी प्रकार जो है क्वेश्चन पूछता है। और बाकी 1-2% ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जो है ना वो क्वेश्चन वो किसी से नहीं बनता है, तो उस सब पे ध्यान देते हैं। 90% क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में, और 10% लास्ट में जो है उसको देखना है, बने तो भी सही, नहीं बना तो भी सही, क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत हमको नहीं करना है। ये याद रखिएगा कि एग्जाम में इजी क्वेश्चन क्या करना है, गलत नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। बाकी जो हार्ड क्वेश्चन है वो जानबूझ के एग्जाम की तरफ से जो है डाला जाता है कि 10 क्वेश्चन जानबूझ के डाला जाता है कि नहीं, इस समय क्या करे, माथा लगाए कि हाँ इस समय टाइम वेस्ट करे, इसलिए जो क्वेश्चन डाला जाता है, तो उतना उस सब पे ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे क्वेश्चन 85 कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी। तो कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, और संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का पद प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति होती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, मतलब पद धारण करता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है कौन? महान्यायवादी, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि यह भारत सरकार को विधि मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। चूँकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण कर सकता है, अतः कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। शक्तियाँ क्या क्या होता है? तब भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई करने का अधिकार रखता है और संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकता है, मतदान देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार अर्थात सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं। और कार्यकाल की समाप्ति कैसे होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर होता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर होता है, या सरकार मंत्रिपरिषद द्वारा त्याग पत्र देने पर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे ये कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है, बताइए इसमें मिलाना है। ABCD दिया हुआ, इसमें 1 2 3 4 है, बताना इसमें कौन सा होगा, बताइए। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए कालीबंगा बोलेगा तो कालीबंगा जो है क्या है? तो ये राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। इसके पहले भी क्वेश्चन में था। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। सुरगोडदा कहाँ है? सुरगोडदा बोले तो कहाँ है? भुज। क्या है? तो भुज कच्छ में। क्या है? भुज कच्छ। और कोर्दिजी बोलेगा तो कहाँ है? कोर्दिजी बोलेगा तो क्या है? तो सिंध है। क्या है? कोर्दिजी तो सिंध है। और बनावली बोलेगा तो क्या है? हरियाणा। बनावली बोलेगा तो हरियाणा। तो कालीबंगा राजस्थान, सुरगोडदा तो भुज कच्छ, कोर्दिजी तो सिंध, बनावली बोले तो हरियाणा। देखिए कह रहा है कि कालीबंगा तो राजस्थान, सुरगोडदा तो भुज कच्छ, कोर्दिजी तो सिंध, बनावली बोले तो हरियाणा। ये कह रहा है कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था तथा 1961 में बी लाल और BK थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ से जुते हुए खेत, सिलवट्टा, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मोहरे का साँच मिला था। कहाँ से? कालीबंगा से। आगे कह रहा है सुरगोडदा जो है गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसी खोज 1964 में जगपति जोशी ने किया था, मतलब JP जोशी ने किया था। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ एवं विशेष प्रकार के कब्रगाह आदि का अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कोर्दिजी प्राचीन सिंधु सभ्यता का स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान को सिंधु प्रांत के खैरपुर में स्थित है। अब वर्ष 1955 में फजल अहमद खान ने इस स्थल की क्या की? खोज की थी, कोर्दिजी का। और यहाँ से मिट्टी के बर्तन सहित कलाकृति का साँच मिला है। आय करा बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस स्थल की खोज 1973 में RS बिष्ट ने की थी। तो याद रखिए बनावली जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट ने किया था। किसका खोज? बनावली का। और यहाँ से हल की आकृति वाले मिट्टी खिलौने जो तांबे के बनाग्र आदि साँच मिला है। कहाँ से? बनावली से। आगे देखिए डायग्राम में दिया हुआ सिंधु सभ्यता के स्थल दिया हुआ है। तो स्थल है, नदियों के नाम है, उत्खनन करता है, वर्तमान स्थिति क्या है। तो हड़प्पा के बोलेगा तो नदी, हड़प्पा किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? तो रावी नदी किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, 1926-27 से लेकर 1933 से 34 तक। और माधव स्वरूप बस। हड़प्पा जो वर्तमान स्थिति क्या है? पाकिस्तान के मांटोगोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो बोलेगा तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसे खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी थे। इसका सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है लोथल बोलेगा तो भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है, भोगवा। और इसके खोजकर्ता SR राव है। और ये इसका वर्तमान स्थिति बोलेगा तो गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है, लोथल। नेक्स्ट देखिए आलमगीरपुर धौलावीरा। आलमगीरपुर बोलेगा तो हिंडा नदी किनारे बसा हुआ है। और धौलावीरा बोलेगा तो लूनी। और ये जो है ना आलमगीरपुर जो है इसका एकदम शर्मा इसके जो है खोजकर्ता है। और मेरठ UP में है। और धौलावीरा बोले लूनी नदी किनारे बसा हुआ, JP जोशी RS बिष्ट ने खोज किया था और गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। नेक्स्ट है चंदहुद्रो, ये बोला सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। और इसका खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके हैं। और ये जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन 87 पे कर रहा है गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? बताइए। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, फरक्का है। तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो फरक्का है। और फरक्का जो है ना 24 डिग्री 77 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कोलकाता बोलेगा तो 25 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और ढाका बोलेगा तो 23 डिग्री 80 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और नामचा वर्मा बोलेगा तो यह पूर्वी हिमालय का भाग है, याद रखिएगा। तो फरक्का बोलेगा उत्तरी अक्षांश, कोलकाता बोलेगा उत्तरी अक्षांश, ढाका बोलेगा उत्तरी अक्षांश, और नामचा वर्मा बोलेगा तो पूर्वी हिमालय का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है, कितना होता है बताइए। समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, 25 सेंटीमीटर पर।
तो कह रहा है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का पर होता है। आँख का प्राकृतिक लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यह दृष्टि पटल पर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब आकार में क्या होता है, छोटा बनाता है। आगे कह रहा है दूरदृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोफिया, इसके पास स्थित वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है। जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें पास स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है, अतः पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जबकि दूर स्थित वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती है दूरदृष्टि दोष में, याद रखिएगा। और दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु जो है उत्तल लेंस मतलब अभिसारी लेंस इसको बोल सकते हैं का प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में जो है ना उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं या तो अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया बोलेंगे। आगे कह रहा है इसमें जो है निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टिपटल से पहले बनता है, अतः दूर स्थित वस्तुओं को अस्पष्ट, जबकि निकट वस्तुएं अस्पष्ट जो है नहीं दिखाई देती है। तो निकट वस्तुओं में क्या होता है कि दूर वस्तुएं अस्पष्ट होता है मतलब नहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन निकट की वस्तुएं क्या होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस मतलब अवसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष, जरा जो है जरा दूरदर्शिता क्या है मतलब प्रेस बायोपिया क्या है। इसमें आयु से अधिक होने पर ना कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और ना पास की, ऐसी स्थिति को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसके निवारण हेतु द्विफोक्सी मतलब बाइफोकल चश्मे का प्रयोग करते हैं। और द्विफोक्सी चश्मे में नीचे उत्तल लेंस जो पढ़ने के लिए होता है और ऊपर अवतल लेंस जो दूर देखने हेतु लगाते हैं। नेक्स्ट है आबिंदुकता, ये क्या है एंटी मैग्नेटिज्म, आँखों की बख्तर की समिति को कमी होने पर यह दोष उत्पन्न होता है। आँखों की बख्तर की सममिति में कमी होने पर यह दोष उत्पन्न होता है। इसके निवारण के लिए जो है बेलनाकार लेंस का जो है ना प्रयोग करते हैं। किसके लिए, आबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे कह रहा है पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगाली नाविक ने की थी। कौन किया था बताइए। इसका सही उत्तर होगा वास्को डी गामा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वास्को डी गामा। तो कह रहा है पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी, तो वास्को डी गामा ने खोज किया था। और इसमें आया था कि भारत की खोज किसने किया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो वास्को डी गामा ही था। ये क्वेश्चन सिर्फ हल्का सा जो है ना बस उल्टा कर दिया है। तो कह रहा है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने किया था और वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचा। अब पेड्रो अल्वेजा केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। अब वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया, मतलब पहली बार 1498 में आया, दूसरी बार 1502 में आया। और पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और 1961 में गोवा को छोड़कर सबसे अंत में गए। सबसे पहले पुर्तगाली आया भी और सबसे लास्ट में गया भी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 90 पे कह रहा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की परिभाषा क्या है बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा त्रिभुज सी बाई क्या होगा, तो जो है ना त्रिभुज बाई। तो कह रहा है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या होगा, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी है। तो कह रहा है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति परिभाषा जो है ना क्या है सी बटा वाई होता है। और किन्स ने 4 प्रकार की प्रवृत्ति की बात की है। भोग सीमांत प्रवृत्ति क्या है, तो मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, एक उपभोक्ता बढ़ी हुई आय पर कितना भाग खर्च करेगा, यह बात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के द्वारा पता चलती है। और MPC बराबर क्या है, तो त्रिभुज सी जो है ना इसको और बटा बाई उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन है। आय कर उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपातिक संबंध को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। आय कर रहा है सीमांत जो है ना सीमांत बचत, इसको जो है ना आप लोग कमेंट करके बताइए इसको क्या बोलते हैं सही से, जो है ना हमको कन्फर्म त्रिभुज तो नहीं बोलेंगे इतना तो हमको लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इसको क्या बोलते हैं, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, तो मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेविंग, एक उपभोग बढ़ी हुई आय का कितना भाग बचत करेगा, यह बात बचत की सीमांत प्रवृत्ति के द्वारा पता चलती है। इसलिए क्या MPS बटा क्या है एस बराबर S बटा वाई। बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपातिक संबंध को बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। तो बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपातिक संबंध को बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि तीसरा नंबर क्या कह रहा है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, APC बराबर क्या होता है C बटा बाई होगा। उपभोग तथा आय के अनुपातिक जो है ना संबंध को उपभोग की औसत प्रवृत्ति कहते हैं।
औसत बचत प्रवृत्ति मतलब जो है ना क्या होता है, तो ए पी एस बराबर क्या होता है, तो एस बटा बाई होता है। ए पी सी बराबर सी बटा बाई, ए पी एस बराबर एस बटा बाई। आय करा बचत व आय के अनुपातिक संबंध को बचत की औसत प्रवृत्ति कहते हैं। तो बचत व आय के अनुपातिक संबंध को बचत की औसत प्रवृत्ति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे कह रहा है दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है दिहांग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में क्या स्थित है? तो दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में क्या स्थित है? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट भारत के प्रमुख दर्रे हैं। काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। देवसांगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। लानक दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। चांगला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। जारा दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। आगे देखिए खारदुंगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। बुजिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। फिर पंजल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और आगे देखिए बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा तो जम्मू कश्मीर। बालाचा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। और सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। आगे देखिए मान दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड। मूलिंग दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। जलेपा दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम। आगे देखिए नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम। और बमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। दीपू दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पांगसाउ दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है तुज दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर में स्थित है। ये सभी जो इंपॉर्टेंट दर्रा दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए, सही विकल्प को चुनिए, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प का जो है ना चयन कीजिए। सही विकल्प कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी सी डी। तो यह करंज भी होगा, महुआ भी होगा, जेट्रोफा भी होगा, अरंडी भी होगा। तो पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनने के लिए बोला था। इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंडी सभी होगा, ठीक है, जो बायोडीजल के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है करंज, महुआ, जेट्रोफा एवं अरंडी सभी का उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। और बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल जैविक स्रोतों में प्राप्त डीजल के जैसा ही गैर परंपरागत ईंधन है। बायोडीजल के उत्पादन के लिए करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंडी, ताड़, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि का उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन की शुरुआत की थी। चलिए क्वेश्चन 93 पे करा हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर है। तो कह रहा है हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो मणिपुर है। तो हूल जो है ना, सॉरी हूल है, हून या हूल बोल सकते हैं। तो हून बोल सकते हैं, हून जो है मणिपुर में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। और हून थर्डो सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का 5वां संस्करण मंगलवार को मणिपुर के कांगो कपी जिले में थॉमस ग्राउंड में शुरू हुआ था। हून उत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव मणिपुर के थेडोस समुदाय का एक सब कार्य है और यह समुदाय के अनुसार नए साल के आगमन पर जो है ना मनाया जाता है। असम में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार क्या क्या है? तो बिहू असम का है, बाइखो असम का है, अम्बुबासी मेला असम का है, और जोनाबिल मेला कहाँ का? तो असम का त्यौहार है। आगे देखिए मेघालय का त्यौहार कौन कौन सा है? तो मेघालय का साद सकरा है, बांग्ला महोत्सव है, और नोकरे क्रेम महोत्सव कहाँ का है? तो मेघालय का है। त्रिपुरा का बात करें तो नीरमहल त्यौहार है, खारची त्यौहार है, और गरिया पूजा कहाँ का? त्रिपुरा का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार निम्नलिखित विशेषताएं हैं, बताइए कौन कौन है। सही विकल्प को चुनिए, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3। तो कह रहा है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होगा और सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, बिल्कुल क्या है? तो तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में उपलब्ध सभी विशेषताएं हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। आगे कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है बल्कि सभी वस्तुएं एक रूप होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन स्वतंत्र रूप से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है, बताइए
एज ऑफ टाइम जो है निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है, बताइए किसकी आत्मकथा है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला का है। किसका, कल्पना चावला का है। एज ऑफ टाइम, एज ऑफ टाइम जो है कल्पना चावला की जीवनी है। भारत में जन्मी दिवंगत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित पुस्तक को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके पति जिया पेरे हैरिसन द्वारा लिखी गई जीवनी एज ऑफ टाइम का विमोचन किया। आगे कह रहा है कल्पना चावला का जीवन परिचय देखिए। नाम क्या था, तो कल्पना चावला था। इनका जन्म हुआ था कब, 17 मार्च 1962 को हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1 फरवरी 2003 को हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ है, तो करनाल हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। और पति का नाम क्या है, तो जिया पेरे हैरिसन है। क्या है, जिया पेरे हैरिसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे करा, किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच संबंध दिया जाता है, बताइए किसके द्वारा। कराए किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच संबंध दिया जाता है, किसके द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन गति के द्वितीय नियम के द्वारा। तो कह रहा है किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, तो न्यूटन गति के द्वितीय नियम द्वारा। तो कह रहा है कि किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध न्यूटन गति के द्वितीय नियम के द्वारा दिया जाता है। और न्यूटन के गति का नियम देखिए क्या कह रहा है, तो गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया। कह रहा है कि आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया, जिन्हें न्यूटन गति के विषयक नियम कहा जाता है। तो कह रहा है कि आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया, जिन्हें न्यूटन की गति का विषयक नियम कहा जाता है। आगे कह रहा है गति का प्रथम नियम क्या है, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो कह रहा है इस नियम के अनुसार, मतलब गति का प्रथम नियम के अनुसार, यदि कोई वस्तु बिना अवस्था में हो तो वह बिना अवस्था में रहेगी। यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो ऐसे ही चलती रहेगी। ये गति का प्रथम नियम है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हेतु बल का होना आवश्यक होता है। आगे का जड़त्व के नियम के दो जो है ना, जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में प्रेक्षण क्या है, तो चलती हुई ट्रेन या बस में से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसकी दिशा में दौड़ना पड़ता है, क्या है, जड़त्व का नियम है। और तेजी से चलती हुई गाड़ी के मुड़ने पर उसमें बैठे एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाना, और स्थिर गाड़ी के एकाएक चलने पर व्यक्ति को जो है ना, जो पीछे की ओर झटका है, पीछे होगा, क्या होगा, पीछे होगा, पीछे की ओर झटका लगना क्या है, जड़त्व के द्वितीय नियम का उदाहरण है। आगे कह रहा है तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा में विपरीत दिशा में झुक जाना, ये क्या है। तो याद रखिएगा कि तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर बैठे व्यक्ति जो है ना, गाड़ी के मुड़ने की दिशा के विपरीत दिशा में झुक जाता है, ये जड़त्व का ही नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर, यहाँ पे हिलाने होगा, हिलाने पर उसमें लगे फल टूट कर गिर पड़ते हैं, ये क्या है, जड़त्व का ही उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट है गति का द्वितीय नियम। क्या कह रहा है, गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कह रहा है इस नियम, मतलब गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो याद रखिएगा कि गति का द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस आरोपित असंतुलित बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है, तथा उसी दिशा में होता है, ठीक है, जिस दिशा में बल कार्य करता है। जिससे यह बल बराबर क्या है, द्रव्यमान गुना त्वरण, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण, मतलब ये क्या है, द्रव्यमान को m से डिनोट किया है, त्वरण को a से, और बल मतलब फोर्स होता है, मतलब f से किया है। आगे देखिए, यहीं सब जो है ना क्वेश्चन आता है कि मतलब द्वितीय नियम का प्रयोग कहाँ होता है, गति के प्रथम नियम का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनेगा। देखिए गति के द्वितीय नियम का प्रयोग अनुप्रयोग कहाँ मतलब प्रयोग कहाँ होता है। तो क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक जब तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद के बेग की दिशा की पीछे की ओर करते हुए गेंद को पकड़ता है, मतलब गेंद की ओर पकड़ता है, क्या होगा, तो गति के द्वितीय नियम है, क्या है, द्वितीय नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग तथा शॉक एडवाइजर लगाए जाते हैं, ये क्या है, गति के द्वितीय नियम पर ही आधारित होता है। यदि हल्की और भारी दो गेंदें एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है, क्या, किसके कारण, गति के द्वितीय नियम के कारण। आगे कह रहा है गति के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब एक्शन रिएक्शन नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे कह रहा है द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन लॉ। गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या कह रहा है, तो एक
एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में क्या है, प्रतिक्रिया रूप में लगाती है। क्या है, तो गति के तृतीय नियम है। इसका देखिए उदाहरण क्या क्या है। तो बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हम पीछे की ओर झटका लगता है, हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितने बल से गोली आगे जाती है उतना ही बल वह प्रक्रिया रूप में स्वरूप बंदूक पर लगाती है। ये क्या है, तो गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि रॉकेट की गति, कह रहा है कि रॉकेट की गति उससे निकलने वाले रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है किस नियम पे, तृतीय नियम पे है। नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर धकेलना है। क्या है, तृतीय नियम पे आधारित है। नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर धकेलना तृतीय नियम पे आधारित है। और आगे देखिए कह रहा है कि हम अपने भार को जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल पे क्या होता है, उदाहरण है। याद रखिएगा। तो हम अपने भार का जो भी अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का क्या है, उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे कह रहा है दुर्गावती, कह रहा है दुर्गावती जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में स्थित है, बताइए। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर में है। कहाँ है, कैमूर में स्थित है। तो कह रहा है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। ये सब क्वेश्चन तो बहुत बार आपको सेट में मिला होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये अभी हाल ही में जो है बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि देखिए दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में स्थित है और यह जलप्रपात रोहतास एवं कैमूर की सीमा पर क्या स्थित है। जब नदी की ढाल आकास्मत परिवर्तन में आने से तीव्र वेग से गिरती है तो उसमें जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे जलप्रपात कहेंगे। आगे देखिए बिहार के कुछ प्रमुख जलप्रपात क्या क्या है। देखिए जलप्रपात दिया और जिला दिया, और कौन सा जिला में कौन सा जलप्रपात स्थित है। देखिए कर्मनाशा बोलेगा तो कहाँ है, बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात बोलेगा तो सासाराम रोहतास में है। अब मझर कुंड बोलेगा तो सासाराम रोहतास में है। और ककोला जलप्रपात बोलेगा तो नवादा में है। जिया कुंड जलप्रपात बोलेगा तो भोजपुर में है। और तेलहर कुंड जलप्रपात बोलेगा तो कहाँ है, तो कैमूर में है। चला आगे देखिए 98 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 98 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है, देखिए कह रहा है दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य काम है, बताइए। कह रहा है दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों, मतलब जो क्लिनिकल परीक्षण करता है ना, और नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी होगा। CDSCO क्या होगा, CDSCO का काम होता है, याद रखिएगा, मुख्य कार्य होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी, क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना CDSCO का मुख्य कार्य होता है। और केंद्रीय औसत मानक नियंत्रण संगठन इसका फुल फॉर्म होता है CDSCO। देश में आयातित, विनिर्मित एवं बेची जाने वाली औसत एवं प्रसाधन सामग्री की गुणवत्ता औसत एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के उपबंधों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत विनियमित की जाती है। CDSCO मुख्यालय में किए जाने वाले कार्य क्या क्या होता है, देखिए। पहला कार्य औसत एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम उपबंधों तथा नियमावली के अनुसार विनियामक नियंत्रण के साथ नई औषध का विनिर्माण अथवा आयात करने तथा नैदानिक परीक्षण करने का अनुमोदन प्रदान करता है। नेक्स्ट है औषध एवं चिकित्सा युक्तियों को ऐसे विदेशी विनिर्माताओं का पंजीकरण जिनके उत्पादकों का देश में आयात किया जाता है तथा देश में औषध एवं चिकित्सा युक्तियों का आयात करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना तथा देश में आयातित इन उत्पादकों की गुणवत्ता व विनियामक नियंत्रण रखना, ये सब काम होता है। आगे तीसरा काम क्या है, तो जांच, परीक्षण एवं विश्लेषण के प्रयोजनार्थ औषध के आयात के लिए टेस्ट लाइसेंस प्रदान करना। चौथा काम क्या है, सरकारी अस्पतालों अथवा चिकित्सा संस्थानों द्वारा उनके रोगियों के इस्तेमाल के लिए औषध का आयात करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना। ये सब किसका काम है, तो जो है ना क्या था, CDSCO का काम था। आगे कर इस अधिनियम के संचालन में देश भर में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए औसत परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाना। तो अगर इस अधिनियम के संचालन में देश भर में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए औसत परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाना। और आगे कह रहा है कि औषधों की गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में कार्यशालाएँ एवं परीक्षण कार्यशालाएँ एवं परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
ए रेलवे, रेलवे है, याद रखिएगा। तो रेलवे जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। बाकी सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उनकी स्वामी जो है ना सरकार होती है और सरकार ही उसका प्रबंधन करती है। उदाहरण में रेलवे, डाक, तार विभाग, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्या है? तो प्राइवेट संस्था है। क्या है? प्राइवेट संस्था है। आयकर निजी क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है जो सरकार के स्वामित्व में नहीं है। वे कंपनियां उद्यमियों के माध्यम से अपना संचालन करते हैं जो मुख्य रूप से लाभ कमाने और ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और निजी क्षेत्र की कंपनियां आमतौर पर राज्य के स्वामित्व नियंत्रण से मुक्त होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, सैमसंग, टिस्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर इत्यादि है। चलिए आगे आइए। तो आयकर सेट खत्म हो गया और इसका जो है पूरा क्लास जो भी छूट गया है सभी लोग देख लीजिएगा। और इसका आज शाम तक या दोपहर तक इसका फुल PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। 1 से लेकर 100 तक सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी आप लोगों को लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगले क्लास में जो है 1275 का जो मुख्य परीक्षा हुआ था मेंस का, उसका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे। उसके पहले क्या करेंगे कि 1275 का जो मुख्य परीक्षा हुआ था उसका पहले एक सिलेबस क्लास आएगा, सिलेबस वीडियो आएगा कि कौन सा क्वेश्चन में जो है ना कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कितना मतलब सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आया है। पहले उसका एक सिलेबस वीडियो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है 1275 का जो मुख्य परीक्षा हुआ उसको फिर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 1275 का PT का फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट करवा दिए। इसके बाद क्या करेंगे? मुख्य परीक्षा का मतलब मेंस का क्वेश्चन करेंगे। तो इसके मेंस का क्वेश्चन करने से पहले सिलेबस का वीडियो करेंगे, उसके बाद जो है मेंस का क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तभी लोग क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना आप लोग क्लास करवाया जाता है कि आप लोग का जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो। क्योंकि आपको यूट्यूब के इस चैनल के अलावा जो आपको कहीं जो इस प्रकार जो है ना डिटेल के साथ आपको नहीं करवाया जाएगा। इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको PDF भी नहीं मिलता, इसलिए PDF के लिए आप जो निश्चिंत रहिए। इसका फुल PDF और इसके पहले वाले क्लास का सारा, इसका पहले वाले क्लास का सारा डला हुआ है और इसका आज जो है हम PDF डाल देंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और टेस्ट ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको भी देखिए राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो है ना इसका होमवर्क सीरीज बैच जो है जल्द ही आने वाला है। आज जो है मतलब इसका सब कुछ डाल दिया जाएगा। तो जिनको भी एडमिशन लेना है सभी लोग जो है एडमिशन जरूर ले लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा राहुल स्टडी ग्रुप को, जो है जिस पे आप देख रहे हैं एक क्लास। सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट है, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।